नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हमारा जीआईसी जीडीसी सिविक्स का टेस्ट नंबर कितना है? तो टेस्ट नंबर है 4। तो अभी तक आप लोगों ने अगर 3 नंबर तक चीज़ें नहीं देखी हैं तो जा कर के देख लें। पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं और आज 4 नंबर टेस्ट है और 4 नंबर में हम जो प्रश्न कराने वाले हैं कि मनु का राज्य सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन में उनके योगदान की आलोचनात्मक व्याख्या करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और मनु जो है बहुत महत्वपूर्ण लेकिन विवादित पर्सनालिटी वर्तमान संदर्भ में है, तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है। और चूंकि आपके सिलेबस में है जो भारतीय दर्शन है उसमें आप देखेंगे कि कौटिल्य, मनु, गांधी इन सब लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमने स्टार्टिंग मनु से ही करी है। तो मनु का राज्य सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन में उनके योगदान की, तो पहले तो मनु का राज्य सिद्धांत क्या था वो बताना है। फिर इनका जो राजनीतिक चिंतन था मनु का, तो उसकी क्या है, तो आलोचनात्मक व्याख्या करनी, इसका ध्यान रखना। जनरली बच्चे क्या है कि ऐसे शब्दों का ध्यान नहीं रखते हैं और बस जो इनका राजनीतिक सिद्धांत था और राजनीतिक चिंतन में उनका क्या योगदान है भारतीय राजनीति के चिंतन में, वही कर करके चले आते हैं और उसके बाद खुश हो जाते हैं कि इस बार तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आपको, और चूंकि प्रवक्ता के बच्चे हैं आप लोग खुद शिक्षक बनेंगे, वो भी इंटर कॉलेज के, प्राइमरी जूनियर के नहीं बनेंगे। तो ऐसे में इन सब शब्दों को बहुत ध्यान से प्रश्न में देखिएगा, टैकल करिएगा, तब जाकर के अच्छे से अंक पाएंगे। देखिए, उत्तर लिखने में 2-3 काम आपको करना ही करना है। सबसे पहले प्रश्न की डिमांड क्या है, इसको पहचान करिए, इसको आइडेंटिफाई करिए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। फिर प्रश्न कितने भागों में है, मतलब यहाँ तो देखिए 2 भागों में है, तो ऐसे आपको देखना होगा कि प्रश्न कितने भागों में डिमांड कर रहा है उत्तर की। तो हर भाग को बराबर-बराबर सम्मान देते हुए लिखना है। भूमिका, बीच का पार्ट, निष्कर्ष जो है एक सटीक आंसर राइटिंग करनी है कि भूमिका भी प्रभावी हो, निष्कर्ष भी प्रभावी हो और बीच का कोई पार्ट ऐसा ना हो कि जिसमें टॉपिक छूटे हों। साथ ही साथ आप कोई दावा करें तो उस दावे के पीछे का प्रमाण दें। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं देंगे, उदाहरण नहीं देंगे, तर्क नहीं लिखेंगे, तथ्य नहीं देंगे, तब तक आपको बहुत अच्छा अंक नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आइए प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, ये सारे जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर चला रहा, और ये प्रोग्राम हमारे टेलीग्राम पे होता है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करें। यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं आपकी कॉपी चेक करते हैं, उस पर प्रॉपर वे में वो फीडबैक देते हैं। आपका 1 नंबर आधा भी नंबर क्यों कट रहा है तो वो बताया जाता है और कैसे आप इम्प्रूव करेंगे। और उसके बाद आपको डेली मॉडल उत्तर मिलता है, मतलब हम आपको प्रश्न देंगे, पहले तो आपसे लिखवाएंगे, आप लिख करके भेजेंगे, उस पे फिर हम एक फीडबैक देंगे और फिर हम मॉडल उत्तर देंगे। मतलब ये 3 लेयर के साथ आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम को संस्थान संचालित करता है। और जब ये 3 लेयर पे आप काम कर लेंगे एक ही टॉपिक पे, तो सोचिए कि मुख्य परीक्षा में उसको लिखने में आप कितना ज़्यादा सहज रहेंगे। और जो बच्चे मेंस में लिखने से भागेंगे, विश्वास करिए कि वो अपनी सफलता को जो है वो दुष्कर बना रहे हैं, कठिन बना रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे अगर वो मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे संस्थान से जुड़कर करें, वो सेल्फ भी करें, सेल्फ कर सकते हैं या किसी अन्य संस्थान से जुड़ करके कर सकते हैं जहां उनको अच्छा लगे। लेकिन मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग की बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ क्या है कि एक एक नंबर जो है आपको चुराना पड़ता है और आंसर राइटिंग में आप अपनी गलतियों से इन सब चीजों में सुधार करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। पीसीएस का भी हमारा बैच संचालित है, पेपर 6 से स्टार्ट हुआ है और ये स्टार्ट हुआ है 25 जुलाई से। तो अभी आपका 1-2 क्लास ही छूटी हुई है, तो आप लोग इससे भी जुड़े, इसका लाभ उठाएँ। और साथ में टीजीटी, पीजीटी का भी नामांकन शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, मनु का राज्य सिद्धांत और राजनैतिक चिंतन में उनके योगदान की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा मनु के बारे में बताइए कि भारतीय राजनैतिक परंपरा में मनु
कि राजनीतिक विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु को प्रथम विचारक एवं विधिवेत्ता माना जाता है। मतलब मनु क्या है, तो हमारे प्रथम राजनीतिक विचारक और विधिवेत्ता है, ऐसा हमारा जो है जो धर्म ग्रंथ है वो मानते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ मनुस्मृति, जिसकी वर्तमान में खूब चर्चा होती है, और कभी कभी तो आप देखते होंगे कि इसको लोग मनुस्मृति को जलाते हैं, मनुवादी की बात होती है, तो वो सब राजनीतिक स्टंट है, हम उस पर नहीं जाएंगे। आप लोग विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, तो हमारा काम ये है कि हम उतना दें ताकि आप जो है परीक्षा पास कर लें, और परीक्षा पास करने के बाद आप राजनीति करते हैं क्या करते हैं ये आपका विषय है। तो वही है कि उन्होंने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में राज्य, राजा, कानून और सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वो सदियों तक भारतीय समाज का क्या करते हैं, तो मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। फिर अगर मनु का राज्य सिद्धांत, चूंकि आपने परिचय दे दिया, मनु के बारे में बताया कि भाई वो कौन है, उनके सिद्धांत कितने ज्यादा एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन काल में महत्वपूर्ण रहे हैं। अब इनका राज्य सिद्धांत बताइए, जिसपे आपको मतलब प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहला ये देते हैं कि राज्य क्या है, तो एक दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। और अगर राज्य के दैवीय उत्पत्ति की बात आए तो मनु से ही जोड़ करके आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति अराजकता को समाप्त करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप से हुई है। मतलब मनु कहते हैं कि राज्य में अराजकता की स्थिति थी और वहां देवता ने जो है राज्य का निर्माण किया, क्योंकि लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे, कोई राज्य नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था, मत्स्य न्याय की संकल्पना थी। तो मत्स्य न्याय में क्या होता है कि जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को निगल जाती है, तो वैसे में मुट्ठी पर लोगों का पूरा वर्चस्व होता है। तो उसको रोकने के लिए क्या है कि ब्रह्मा ने क्या किया, तो ब्रह्मा ने समाज की रक्षा के लिए राजा की नियुक्ति की, और राजा ही जो है वो राज्य का संचालन करता बन गया। मतलब जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो मनु ने उसे दैवीय उत्पत्ति से जोड़ा, ब्रह्मा जी के माध्यम से, कि ब्रह्मा ने जो है राज्य बनाया, राजा की नियुक्ति करी। फिर राज्य में दिव्यता है, भाई अगर राज्य ईश्वर बना रहा है, राजा ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, ईश्वर की इच्छा पे नियुक्त किया जा रहा है, तो उसमें दिव्यता होगी ही होगी। तो अगला स्टेटमेंट मनु का यही है कि मनु राजा को दिव्य मानते थे, हालांकि यह निरंकुशता का अधिकार नहीं बल्कि धर्म के पालन का उत्तरदायित्व है। ठीक है। राजा पर धर्म एवं रीति रिवाज का क्या है, तो बंधन है। मतलब राजा भले दिव्य है, लेकिन यह ऐसा नहीं कि वह दिव्यता की आड़ में निरंकुशता को बढ़ावा दे, कि मतलब वो ऐसी घोषणा कर दे कि हमारे शब्द ही कानून है, क्योंकि हम दिव्य हैं और हमको किसने बनाया, राजा ने, मतलब ईश्वर ने हमको बनाया है। ऐसा नहीं है, आप दिव्य हैं, आपको ईश्वर ने बनाया है, तो आपको करना क्या है कि प्रजा कल्याण करना है, प्रजा की भलाई के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों का संचालन करना है, न कि निरंकुश हो जाना है कि ये कह देना कि हमारे शब्द ही कानून है, ये नहीं चलेगा। मनु ऐसा नहीं मानते राजा के लिए। फिर ये राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं, और थोड़ा सा सप्तांग सिद्धांत को मैंने यहाँ डिटेल से बताया है। कारण क्या है डिटेल से बताने के पीछे का, कि हो सकता है कि 10 अंकों का आपके प्रश्न में 10 अंकों का भी प्रश्न है, 10 प्रश्न, तो हो सकता है कि मनु के सप्तांग सिद्धांत को 10 अंकों में आयोग पूछ ले। तो आप ये जानिए कि मनु ने राज्य के 7 आवश्यक अंग बताए हैं जो आधुनिक राज्य के तत्वों से मिलते जुलते हैं। और इसमें जो सबसे पहला है सप्तांग सिद्धांत में, स्वामी मतलब एक राजा होगा, तो राजा होगा तो फिर एक मंत्री परिषद होगी, तो दूसरा ऐसे जोड़ लीजिएगा। और तीसरा है जनपद, भाई राजा होगा तो किसी क्षेत्र का ही तो वो शासक होगा, स्वामी होगा, तो उस क्षेत्र के लिए जनपद की बात है। और फिर दुर्ग होगा, भाई राजा रहेगा कहाँ, किले में रहेगा, और वो भी ऐसा किला जो अभेद्य हो, मतलब वो सुरक्षा की दृष्टि से हो कि भाई राजा, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस किले में रह रहा है, तो ऐसे में एक किले की और भव्य किले की बात है जो राज्य की संप्रभुता का प्रतीक भी है। फिर कोष होगा, भाई राज्य के राजस्व के लिए
कोष की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कोष की बात होती है, फिर दंड मतलब सेना की बात होगी, और मित्र माने जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। ये 7 सिद्धांत क्या है मनु ने राज्य के लिए दिया है। तो सबसे पहले मनु क्या कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत देते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो है राज्य बनाया गया और राजा की नियुक्ति की गई। फिर ये बोलते हैं कि राजा में दिव्यता है लेकिन निरंकुशता नहीं है, मतलब राजा के शब्द ही कानून नहीं, ये नहीं चलेगा, राजा जो है वो लोक कल्याणकारी होगा। फिर ये राज्य के 7 सिद्धांत देते हैं जिसमें ये बताते हैं कि भाई राजा है, मंत्री है, क्षेत्र या जनपद है, फिर किला है, दुर्ग की बात करते हैं, फिर दंड की बात करते हैं, कोष की बात करते हैं और मित्र की बात करते हैं। ये सप्तांग सिद्धांत का आपको उल्लेख करना है। फिर दंड का सिद्धांत जो अगला है, राजा मतलब राज्य में जो दंड का सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है मनु के अनुसार। मनु के अनुसार दंड ही क्या है, तो वास्तविक शासक है। जो प्रजा को क्या है कि धर्म के मार्ग पर बनाए रखता है, क्योंकि भय बिन होत न प्रीति। दंड अगर ना हो, भाई वर्तमान में भी अगर लोगों के बीच ये डर ना हो कि राज्य है, पुलिस व्यवस्था है, यदि हम कोई नियम कानून तोड़ेंगे तो हम दंडित किए जा सकते हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो लोग अनैतिक कार्यों से बचते हैं। उसके बाद भी इतने अपराध हो रहे हैं, और सोचिए अगर दंड विधान ही ना होता तब तो फिर वही होता कि जिसका जो मन आता, मतलब हमारा जो आचरण होता कैसा होता, पशुवत आचरण होता। मतलब वैसे भी हम आप पशु ही थे पहले, लेकिन क्या है कि हमारे पास बुद्धि थी, तो बुद्धि के द्वारा धीरे 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 नियम कानून में बदते बदते हम मानव की तरफ बढ़े, और मूल प्रवृत्ति अभी भी हमारी पशुवत वाली है। इसीलिए जब कभी मौका मिलता है तो लोग व्यभिचार दुराचार करने से भी पीछे नहीं हटते। तो इसीलिए उस व्यभिचार दुराचार को रोकने के लिए मनु का कहना है कि जो दंड सिद्धांत है वो बहुत ही ज्यादा जो है उपयोगी है। फिर राजनीतिक चिंतन में मनु का योगदान देखिए, चूंकि 25 अंक का प्रश्न है तो इसमें एक पॉइंट तो आपने बता दिया कि राज्य को लेकर के मनु क्या कहते हैं। अब राजनीतिक चिंतन में मनु का योगदान है और फिर इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो अब राजनीतिक चिंतन में बताइए कि सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता। मनु ने समाज को वर्णाश्रम धर्म में विभाजित कर एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। राजा के कर्तव्य, मनु ने राजा को न्यायप्रिय और दयालु होने पर जोर दिया। राजा का प्राथमिक कार्य प्रजा की रक्षा, धर्म का पालन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। तो इन्होंने अपने चिंतन में 2 योगदान दिया। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता की बात करी, और इसमें क्या कहते हैं कि ये वर्णाश्रम की बात करते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ऑर्डर ये तय करते हैं, और इसी के अनुरूप जो है लोगों को वर्क करने की आजादी देते हैं, मतलब एक नियम बनाते हैं। और फिर राजा के कर्तव्य को ये डिफाइन करते हैं, क्योंकि राज्य का संचालन करता राजा ही है। तो राजा के लिए क्या कहते हैं, राजा न्यायप्रिय हो, राजा दयालु हो, और राजा का प्राथमिक काम प्रजा की रक्षा और धर्म की रक्षा है, और धर्म का पालन करना। मतलब धर्म से च्युत राजा जो है, अगर धर्म के अनुसार राजा काम नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे राजा को वो निकृष्ट राजा मानते हैं, और उसे हटाने की भी बात ये अपने पुस्तक में करते हैं मनुस्मृति में। तो इनके अनुसार जो है राजा के जो दायित्व में जो अधिकार है, चूंकि उसने उनको देवता ने बनाया है, तो देवता जो है वो धर्म के सर्वे सर्वा है। तो ऐसे में धर्म विरुद्ध कोई भी राज्य या राजा कार्य नहीं कर सकता। धर्म का पालन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। फिर विदेश नीति के तहत मनु कहते हैं कि मनु ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए मंडल सिद्धांत और खाड्गुड नीति, मतलब 6 नीतियां बताया है। क्या, साम दाम दंड भेद का उपाय बताए हैं। तो ये जो मंडल सिद्धांत है और खाड्गुड नीति है, इसको आप इतना ही समझे कि ये हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हम अपना कैसा संबंध रखें उसको लेकर के है, और इस पे हम एक स्वतंत्र क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि ये जो खाड्गुड नीति है या जो मंडल सिद्धांत है, यहाँ से 10 अंक में प्रश्न बनने की भी संभावना है। 10 अंकों वाला जो 50 शब्दों वाला होता है। तो ये 2 जो सिद्धांत है, चाहे वो चाणक्य से जोड़ करके पूछ ले, चाहे वो मनु से जोड़ करके पूछ ले, तो
हम करा देंगे उसको अलग से। तो आप इतना जानिए कि विदेश नीति के लिए क्या कहते हैं कि भाई साम दाम दंड भेद की चीजें हों, और जैसे मित्र का जो शत्रु है वो मित्र हो, और मित्र का मित्र जो है वो भी हमारा शत्रु होगा। इस तरीके एक सिद्धांत है, तो वो बाद में चर्चा कर लेंगे। फिर न्याय व्यवस्था के लिए इन्होंने योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से न्याय करने पर क्या दिया है, तो बल दिया है। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अब आपके प्रश्न का जो सबसे अंतिम है क्या है कि इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो मनु स्मृति की विचारधारा की कई आधारों पर जो है वर्तमान में आलोचना की जाती है, जैसे सामाजिक असमानता और वर्ण व्यवस्था। मनु ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का कड़ा समर्थन किया, जो शूद्रों और महिलाओं के अधिकारों का क्या करता है, तो हनन करता है। तो चूंकि मनु की जो सामाजिक व्यवस्था है, तो उसमें जो है शूद्र और महिलाएं जो है वो एकदम हाशिए पे थे, उनको कोई अधिकार नहीं था, मतलब उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। तो सबसे बड़ी समस्या इनके ये थी, और इसीलिए आप देखेंगे कि एक वर्ग जो है मनुस्मृति को लेकर के बहुत आक्रामक रहता है, और उनकी आक्रामकता जो है वो जायज भी है। फिर लिंग भेद की बात है, तो मनु का मानना था कि महिलाओं को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। वे पति पहले भाई पैदा होती है बिटिया तो पिता के अधीन रहे, शादी होने पर पति के अधीन, और उसके बाद फिर पुत्र के अधीन रहे, जो आधुनिक नारीवादी एवं समानता के सिद्धांत के विपरीत है। वर्तमान में ये कॉन्सेप्ट एकदम जो है बेमानी है। और क्यों अधीन रहे भाई, जब आप बेटा बेटी एक समान की बात करते हैं तो वैसे में आप अधीनता की बात क्यों करते हैं। और मनुस्मृति की इसलिए महिलाओं ने खूब आलोचना करी है। और वर्तमान में ठीक है, बेटियां जो है पिता के अधीन तो रह लेती हैं जब तक छोटी होती हैं, लेकिन जैसे बड़ी होती हैं तो उनको लगता है कि अब हमारे डिसीजन हमको स्वयं लेने हैं, और वो कई तरीके के फैसले लेती हैं और बेहतर फैसले ले रही हैं। मतलब बेटियां तो आजकल क्या है कि बेटों से भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं हर क्षेत्र में। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव है, मतलब जो मनु का राजनीतिक चिंतन है तो उसमें शूद्रों महिलाओं की स्थिति को आपने पीछे बताया है किस तरीके से उनके साथ भेदभाव था, लिंग भेद की चीजें थी। अब लोकतांत्रिक मूल्यों के अभाव के तहत बताइए कि मनु का राज जो है वो राजतंत्र पर आधारित है, न कि लोकतंत्र पर। भाई वहां क्या है कि राजा और राज्य का निर्माता ईश्वर है, और ईश्वर ने ही राज्य बनाया है, दैवी उत्पत्ति का वो सिद्धांत देते हैं। तो ऐसे में अब आप राज्य या राजा के खिलाफ जाएंगे तो आप ईश्वर की अवहेलना करेंगे, और ईश्वर की अवहेलना महापाप है। तो ऐसे में व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो प्रभावित होते थे। और इसीलिए ऐसी व्यवस्था में जहां राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था, वहां वहां व्यक्ति के मौलिक अधिकार थे ही नहीं। मतलब सब कुछ राज्य और राजा की कृपा पर निर्भर होता था, और लोकतंत्र की तो बहुत दूर दूर तक चीजें थी। लेकिन वर्तमान लोकतंत्र में अगर हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो ये कह दें कि हम तो भारत जो है ये दैवी उत्पत्ति से बना है, और हमारी नियुक्ति जो है वो ब्रह्मा जी ने करी है। हालांकि कुछ कुछ उन्होंने पीछे स्टेटमेंट दिया ही था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो इतना वो ट्रोल हो गए कि वो समझ मतलब कुछ कुछ अपना ऐसे ही जिले इलाही और नियाबत एक खुदाई बनने की कामना इन्होंने भी पाल रखी है, और इस दिशा में इन्होंने प्रयास भी किया था। हर शासक चाहता है कि हम इस तरीके का माहौल बनाए कि जनता हमारी अनुयायी हो जाए, लेकिन ये लोकतंत्र है। यहाँ तो ये स्थिति है कि आप अगर जनता के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष में जो है आपको साइडलाइन कर देगी। और वही स्थिति है कि अब की बार 400 बार और 242 पे रह गए। तो अगर इस बार भी इसी तरीके से गलतफहमी में रहे कि हम तो बायोलॉजिकल हैं, तो फिर इस बार सत्ता से ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अब जमाना राजतंत्रात्मक नहीं है, लोकतंत्र से है। तो जनता की भागीदारी या अधिकारों के बजाय राजा की शक्ति पर अधिक जोर देता था, जो राजनीतिक चिंतन था मनु का। तो इसमें भी आलोचना के बिंदु हैं। फिर दैवी सिद्धांत का अव्यवहारिक होना, मतलब आधुनिक राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होते हैं, न कि दैवी उत्पत्ति पर। मतलब आप देखेंगे कि आगे चल के रूसों ने जो सामाजिक समझौते के तहत राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, फिर विकासवादियों ने डेवलपमेंट के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को माना। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है
न कि इनका जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। और किसने देखा है कि ब्रह्मा जी ने आया, ब्रह्मा जी को तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो कैसे वो आकर के राजा, भाई कितने पुजारी हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, आज तक तो ईश्वर को नहीं देखे, बस महसूस करते हैं, एक आस्था है कि ईश्वर है, पूजा करते हैं, लेकिन कभी तो ब्रह्मा जी ने आकर के ये नहीं कहा कि आज तुमको ये दे देते हैं या राजा बना देते हैं या ऐसा कर देते हैं। तो ये भी चीजें निकल करके आती हैं। मनु की विचारधारा को लोक कल्याणकारी राज्य के बजाय धार्मिक राज्य के करीब माना जाता है, क्योंकि ये राज्य को धर्मशास्त्रों पे संचालित मानते हैं कि भाई धर्मशास्त्र से ऊपर राज्य नहीं है, और राजा का ये मूल कर्तव्य मानते हैं कि धर्मशास्त्र के आधार पर जो है वो राज्य का संचालन हो। तो ऐसे में ये धर्म राज्य की बात करते हैं, जो कि और वर्तमान में हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। तो कितना जो है दो आज और मनु के विचार में अंतर है, तो आप इसको भी बता सकते हैं। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के एक महान व्यवस्थापक थे। मतलब आलोचना के बाद आप निष्कर्ष में बताइए कि इनका योगदान भी रहा, ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरा नकारात्मक रूप से लिख करके चले आइए। पहले तो इनकी भूमिका के जो महत्व है वो बताइए कि भैया मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के एक महान व्यवस्थापक थे, जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक स्थिरता के लिए धर्म और दंड से मिश्रित सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो उस समय समाज की जो जरूरत थी उसके अनुरूप इनका राज्य सिद्धांत बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन इनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक पदानुक्रम, वर्ण व्यवस्था और लिंग भेद के विचार आज के लोकतांत्रिक, समतावादी और मानवाधिकार आधारित समाज में मान्य नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये जो लिंग भेद की बात है, वर्णाश्रम की बात है, और जहां महिलाओं के अधिकारों के हनन की बात है, तो ये सब वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। और इसीलिए क्या है कि मनु के सिद्धांत का वर्तमान में सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है महिलाओं के द्वारा, जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनके द्वारा, इस तरीके का है, जिनके कारण उनकी आलोचना की जाती है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यही तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि आपको जो है न केवल एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि मनु का राजनीतिक सिद्धांत, उनका जो राजनीतिक चिंतन है उसके बारे में आप समझे होंगे, और फिर उसका आलोचनात्मक पक्ष को देखे होंगे कि उनकी सीमाएं क्या हैं, और फिर निष्कर्ष कैसे आपने दिया है। ठीक है, ये हमारा लिंक है, तो आप जो पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं उसके पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो @समृद्धि IAS ऑफिशियल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने संस्थान के लोगों से कह रखा है। 2 लिंक है हमारे यूट्यूब के, एक तो हमारा समृद्धि IAS ऑफिशियल, दूसरा जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो 730307 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।